जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य से सिपाही की परीक्षा के लिए 14 मई के पैटर्न पर आधारित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों आंसर करने के लिए आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर करना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन की बात करें तो इसका अणुसूत्र होता है O3 और ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में मिलता है, तो समताप मंडल में। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं, तो डॉप्सन में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से किसका ज्वलन ताप सबसे निम्न है। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे निम्न होता है, इसलिए पेट्रोल में बहुत जल्द आग पकड़ता है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन है। चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। चर्म रोग उपचार के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये है डी ऑप्शन, रेडियो फास्फोरस। डी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, ये रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रीट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। चलिए आप सभी पांचवें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, रीट की बात करें तो यहाँ से अनुच्छेद पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, निजी स्वतंत्रता का एक आधार कौन सा है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए आप सभी छठे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। देखिए, संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ध्यान रखेंगे। और संयुक्त सत्र के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बताया गया है। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। सोच समझकर आंसर बताना है। भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये किसके लिए एक दार्शनिक, मार्गदर्शक एवं एक मित्र के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, लोक लेखा समिति। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार लोक लेखा समिति में
टोटल 22 सदस्य होते हैं। ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोग इस चैनल के सारे वीडियो को डेली देख सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून और व्यवस्था। याद रखेंगे, यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। अजातशत्रु निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, आप लोग जानते होंगे बिंबिसार, इन्हीं का पुत्र है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश से संबंधित। याद रखेंगे। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक पूछा जाता है बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का आखिरी शासक है और इसकी हत्या किया था पुष्यमित्र शुंग ने। और मौर्य वंश के बाद आता है फिर शुंग वंश। याद रखेंगे, शुंग वंश की स्थापना की जाती है पुष्यमित्र शुंग द्वारा। कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था। चलिए आप सभी 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे जो भी बच्चे ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है नान्यदेव। याद रखेंगे, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी पूछा जाता है सिमरावगढ़। और कर्नाट वंश के आखिरी शासक कौन थे, तो हरि सिंह देव, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो फिलहाल आंसर होगा ए ऑप्शन नान्यदेव। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कॉपी में नोट्स तैयार करते जाएं, एग्जाम के लिए बेहतर होगा। और ध्यानपूर्वक सुनना है सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को, एग्जाम में प्रश्न बनता है, साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, खैराती अस्पताल। दसवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार निम्न में से किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। दसवंत और बसावन ये प्रसिद्ध चित्रकार थे और किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो याद रखिएगा अकबर। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है अकबर। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम रूल लीग की स्थापना से कौन संबंधित नहीं था। तो याद रखिएगा टी.एस. ऑकलेट, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्न में से किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। और सचिव कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू। और यहाँ पे किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से और असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है 1922 में। किसके कारण, तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने
करो या मरो का नारा दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उच्चतम न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद 124 में। और उच्चतम न्यायालय में 33 कौन होते हैं? न्यायाधीश, और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। तो आंसर है डी ऑप्शन। और अभी वर्तमान समय में हाई कोर्ट की बात करें तो भारत में कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। और पूछा जाता है एग्जाम में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और सबसे पुराना हाई कोर्ट पूछे तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना है। और सबसे बाद में कौन सा बना है? अमरावती हाई कोर्ट। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? 3 फरवरी 1916 को। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताए हैं ध्यान से सुनिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। चलिए आंसर कीजिए, किस राज्य में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क? तो दोस्तों ये स्थित है सिक्किम में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। पूछा जाता है सबसे अधिक जूट कहाँ पर होता है, तो पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे। और सबसे अधिक गन्ना पूछे तो उत्तर प्रदेश में। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। किसी मरु क्षेत्र में मृदा के अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, पेड़ लगाकर यानी कि वन रोपण करके। ध्यान रखेंगे अल्पाधिकार में होता है। चलिए 18 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार लाइक करें। तो अल्पाधिकार में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, कुछ विक्रेता। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? और भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किसने लगाया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पे आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है ये किया जाता है उत्पाद और आय विधि द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, उत्पाद और आय विधि द्वारा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर बताएंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा फटाफट बताइए। तो कर्मचारी चयन आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 280 में। चुनाव आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में बताया गया है। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? चलिए आप सभी 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों रात 9 बजे की क्लास को भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए डेली 3 क्लास करेंगे। रात 8 बजे पहली क्लास जो अभी आप लोग कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपको साइंस के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करना है तो आप लोग 8:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और तीसरी क्लास है रात 9 बजे। तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखेंगे। और करंट अफेयर्स की क्लास करना चाहते हैं तो डेली सुबह 10 बजे से मेरे दूसरे चैनल पर क्लास चलती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बी ऑप्शन, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा विधान परिषद, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। और बी ऑप्शन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों, ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य ये तो होगा, लेकिन साथ में विधानसभा के सदस्य भी होना चाहिए निर्वाचित। और डी ऑप्शन में है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा आपका बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा सटीक होगा। यहाँ पे दिया हुआ है संसद के दोनों सदन और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, रैंड। ये दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो यहाँ पे जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1969 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर बताएंगे। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 रुपया का जो नोट होता है कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, भारत सरकार। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? चलिए आप सभी 26 के लिए आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे सरसों, गेहूं, चना ये रबी की फसल है, जबकि चावल जो है ये खरीफ की फसल है। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। मुंबई हाई किससे संबंधित है? चलिए 27 के लिए आंसर बताइए। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं मुंबई हाई जो है ये पेट्रोलियम के लिए संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। किस वैज्ञानिक ने खोज किया था पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये पता लगाया था, याद रखिएगा, कोपरनिकस ने। और ग्रहों के गति के नियम को किसने दिया था? तो केपलर ने। तो फिलहाल आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? चलिए 30 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, निहारिका, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? अब यहाँ से आपको 2 प्रश्न याद रखने हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, याद रखेंगे 21 जून को। और आपको याद होगा 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है कार्डमम की पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है दोदा बेटा, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? चलिए 33 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है, याद रखिएगा, आंसर क्या होगा? पंपास। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पंपास। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन है? तो दोस्तों याद कर लीजिए, ये है कानपुर। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा 35 के लिए? किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो दोस्तों ये है, याद रखिएगा, कैम्बे की खाड़ी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2023। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखना है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे आप सभी फटाफट से। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था? तो याद रखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। तो यहाँ पे ए बता रहे हैं जो भी बच्चे, बिल्कुल सही जवाब है। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? चलिए 38 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। कार्नेलाइट ये किसका अयस्क है? तो दोस्तों कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, सल्फर। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हमने आपको काफ़ी बार बताया है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है हैलोजन में। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है फ्लोरीन। फ्लोरीन का सिंबल होता है F, परमाणु क्रमांक 9 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-7, ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? तो याद कर लीजिए, ये है जस्ता। ये क्या है? विद्युत अचुंबकीय है। आगे देखिए, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताइए, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? हमने आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान भी बताया था। तो देखते हैं कितने बच्चों को याद है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या है?
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, लिटमस को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस को। BCG का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो देखिए BCG का टीका जो है टीबी के लिए दिया जाता है, जिसको यक्ष्मा भी बोला जाता है। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए, म्यादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? देखिए म्यादी बुखार को ही टाइफाइड कहा जाता है और इसमें शरीर का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होता है? तो हमने आपको कल भी बताया था। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, आंत याद रखेंगे। और पीलिया रोग जो होता है इससे क्या प्रभावित होता है? तो पीलिया से होता है यकृत, याद रखेंगे। तो फिलहाल आंसर है डी ऑप्शन आंत। एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, चलिए आंसर कीजिए 47 के लिए, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा ये होता है लिम्फोसाइट से। आंसर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्तों हल्दी के पौधों का खाने योग्य भाग जो होता है ये प्रकंद होता है। इसे याद कर लेंगे, कौन सा होता है? प्रकंद, जड़ नहीं होता है। बहुत बच्चे जड़ आंसर बताते हैं, तो याद कर लीजिए प्रकंद। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन व स्वान ने, यानी कि स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।